अस्सलाम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 बिजनेस मैथ के सेट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे सेट बी और ये बेस कर रहा है प्रोपोर्शन के ऊपर। प्रोपोर्शन जिसके बारे में हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि टू इक्वल रेशोज जॉइंड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फर्स्ट बिकम्स ग्रेटर व्हेन द सेकंड आल्सो बिकम्स ग्रेटर और सेकंड बिकम्स स्मॉलर व्हेन द फर्स्ट बिकम्स स्मॉलर। अगर हम इसको तफसील से इसके अंदर बात करें तो वो ये है कि जब भी कोई यूनिट एक बढ़ेगा तो उसी टाइम दूसरा यूनिट भी बढ़ जाएगा। जैसे कंसीडर करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो उसी टाइम बी की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। जैसे एक बच्चा जो है वो 5 रुपए की 5 टॉफ़ीज़ खरीदता है, इसका मतलब है 1 रुपए की 1 टॉफ़ी। अगर वो 10 रुपए की खरीदेगा तो इसका मतलब है कि वो 10 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी। 15 रुपए की खरीदेगा तो 15 हो जाएंगी। 20 रुपए की खरीदेगा तो 20 हो जाएंगी। यानी एक चीज़ की अमाउंट बढ़ने से दूसरी चीज़ की अमाउंट भी बढ़ जाए, या एक यूनिट के बढ़ने से दूसरा यूनिट भी इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड वाइस वर्सा कि अगर ए की अमाउंट कम हो जाए तो बी की अमाउंट भी कम हो जाएगी। यानी अगर 5 रुपए की 5 टॉफ़ीज़ मिल रही थी तो अगर हम 2 रुपए की खरीदेंगे तो 2 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। यानी अगर हम पैसे कम कर रहे हैं तो टॉफ़ीज़ भी कम हो जाएंगी। तो सिंपल सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का याद रखें कि इनका रिलेशन जो है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि सीधा सीधा अगर आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें भी बढ़ने लग पड़ेंगी, अगर आपके पैसे कम हो रहे हैं तो चीज़ें भी कम होने लग पड़ेंगी। यानी एक चीज़ दूसरे पे रिलाय इस तरीके से कर रही है कि जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी भी पर यूनिट बढ़ जाएगी और एक की कम होने से दूसरी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें हिसाब जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। यानी अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही हो तो दूसरे की ऑपोजिट साइड पे जाएगी, यानी कम होगी। इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे 2 बंदे हैं, अगर 2 बंदे एक कमरे को बना रहे हैं तो उनको बनाने में दिन लगते हैं 10। तो 2 बंदे 10 दिनों में अगर एक कमरा बना रहे हैं, अगर ए आप बंदे कंसीडर करें, मैन कंसीडर करें, अगर हम 2 से 4 कर दें तो 2 से 4 करने पे जो दिन कमरा बनाने पे 10 लग रहे थे, अब वो 20 नहीं लगेंगे बल्कि उसका हाफ हो जाएगा। यानी 2 बंदे थे तो 10 दिन लग रहे हैं, अगर हम 4 बंदे कर देंगे तो वो दिन थोड़े लगेंगे, वो हो जाएंगे 5। तो इट्स मीन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी चीज़ कम हो जाए तो उसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर इनकी एग्जांपल्स भी आ जाएंगी और सवाल भी आ जाएंगे, तो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द फर्स्ट बिकम्स ग्रेटर बट द सेकेंड बिकम्स स्मॉलर। वही बात जो मैंने की कि जब एक अमाउंट बढ़ती है एक की तो दूसरे की खुद ब खुद क्वांटिटी कम हो जाएगी। और द सेकेंड बिकम्स ग्रेटर व्हेन द फर्स्ट बिकम्स स्मॉलर, और अगर दूसरा जो है वो बढ़ जाएगा तो पहले वाला कम हो जाएगा। यानी ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ये इनवर्स मूव करेंगे। यूनिट 1 सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज का। प्रॉब्लम सॉल्विंग है। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ अ सर्टन हाईवे वॉज ₹4,20,000। वट वॉज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स ऑफ दैट हाईवे। अब इसके अंदर से हमने जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें माइल्स हैं और रुपीज़ हैं, तो इनकी हम हेडिंग बनाएंगे
और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन से। अब क्वेश्चन के अंदर से दो हेडिंग्स बन रही थी। याद रखें, जो भी अमाउंट, नंबर, फिगर हमें क्वेश्चन में दी जाएगी उसके जो साथ लफ्ज़ लिखा होता है, वर्ड लिखा होता है, वही हमारी हेडिंग होती है। तो एक हेडिंग हमारी बन गई माइल्स की और एक हेडिंग हमारी हम रुपीज़ भी लिख सकते हैं, कॉस्ट भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब पहली लाइन थी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स, 1.5 माइल्स। तो माइल्स के नीचे हमने लिख दिया 1.5। अब हम इसकी अगली लाइन देखते हैं, वो क्या है। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ अ सर्टेन हाईवे वाज ₹4,20,000। तो हमने लिख दिया कॉस्ट में 4,20,000। तो ये लाइन थी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ अ सर्टेन हाईवे वाज ₹4,20,000 कि 1.5 यानी 1.5 मील लंबी जो सड़क है, जो हाईवे है, जो रोड है, उसकी कीमत, लागत है 4,20,000। फिर आगे कहता है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स। अब माइल्स गिवन है तो दूसरी लाइन में उसने माइल्स गिवन कर दिए हैं कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स। 4.5 उसने गिवन कर दिया, जबकि कॉस्ट उसने गिवन नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता कि ये 4.5 माइल्स कितने पैसों की रोड बनती है। तो जिस चीज़ का, जिस अमाउंट का हमें क्वेश्चन में नहीं पता, हम उसको x से डोनेट कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन कुछ यूं है कि 1.5 मील लंबी सड़क या रोड वो 4,20,000 की है, 1.5 माइल की कॉस्ट 4,20,000। और फिर कहता है कि 4.5 माइल्स यानी 4.5 मील लंबी जो हाईवे है, रोड है, सड़क है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो वो हमें नहीं पता। अब याद रखिएगा कि जिस अमाउंट का हमें नहीं पता, ये हमारी सोल्यूशन में ये क्वेश्चन जो है हमने लिख दिया है। अब हमें जिस चीज़ का नहीं पता उसके साथ रिलेशन आएगा डायरेक्ट। आपने हर सवाल के अंदर जो चीज़ हमने फाइंड करनी होगी उसके रिलेशन के लिए उसको हम डायरेक्ट सपोज करेंगे। और अब इसका रिलेशन यानी कॉस्ट जिसका हमें पता नहीं है, इसका रिलेशन माइल्स के साथ देखेंगे। क्या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो कहता है जी 1.5 मील लंबी सड़क 4,20,000 की, 1.5 माइल जो हाईवे है वो 4,20,000 की है। माइल 1.5 के नीचे लिखा हुआ है 4.5, यानी हम अगर देखें तो माइल्स ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो हमें नज़र आ रहा है, पहले था 1.5 और अब है 4.5। तो सड़क अगर ज़्यादा लंबी होगी तो उसकी लागत भी ज़्यादा आएगी। ये जो x है हमने खुद से सोचना है कि ये ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो छोटी सड़क थी 4,20,000 की, अब और लंबी सड़क बनानी पड़ेगी तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो हमने माइंड में अपने सोचा कि एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हम उसका एरो लिखेंगे ऊपर की तरफ। ये जी हमने एरो माइल्स का भी ऊपर की तरफ कर दिया। अब मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि जब भी कभी कोई चीज़ हमने फाइंड करनी होगी, जैसे x फाइंड करना था, उसका एरो हमेशा ऊपर ही होगा। लेकिन जिस चीज़ को भी फाइंड करना है उसका रिलेशन हमने दूसरी हेडिंग के साथ देखना होता है। तो उसमें आपने गौर करना है कि क्या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, क्या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो ये लाइन चूंकि सिंपल थी कि 1.5 माइल जब था तो 4,20,000 की रोड थी। अब जब माइल्स ज़्यादा हुए, 1.5 से 4.5 माइल्स हो गए हैं, तो 4.5 रोड लंबी हो चुकी है, तो जो कॉस्ट होगी हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो भी ज़्यादा होगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जब आपके एरोज ऊपर की तरफ हों तो अमाउंट को नीचे उतारते हुए उसे हमें उल्ट करना पड़ता है। जैसे 4,20,000 ऊपर था और x नीचे था कॉस्ट का,
और इसका एरो ऊपर की तरफ है, तो हम जब इसको अमाउंट को नीचे लेके आएंगे तो x ऊपर और 4,20,000 नीचे। इसी तरह माइल्स का एरो आपने देखा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, 4.5 नीचे था, 1.5 ऊपर था। जब हमने नीचे उतारा इनको तो 4.5 ऊपर हो गया और 1.5 नीचे हो गया। अब अक्सर बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर एरो नीचे होगा तो फिर क्या करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये 1.5 और 4.5 के साथ एरो नीचे की तरफ होता तो फिर एज इट इज जैसे अमाउंट है वैसे ही नीचे आ जाएगी कि 1.5 ऊपर ही रहेगा और 4.5 नीचे ही रहेगा। तो उसको फिर हम 1.5 ऊपर और 4.5 नीचे लिखेंगे। तो अगर एरो नीचे की तरफ नहीं है यानी इन्वर्स नहीं है जबकि डायरेक्ट है तो फिर हम इनको उल्ट करके ज़रूर लिखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है जी, इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो क्वेश्चन को इस तरीके से पहले समझिए। मैं कुछ रूल्स बता देता हूं, पहले आप वो रूल्स देख लीजिए, फिर जो इसका आंसर है वो हम निकालते हैं। ये रूल्स मैंने बोर्ड की आपको राइट साइड पे लिख दिए हैं, इक्वालिटी के रूल्स, कि अगर अमाउंट एक तरफ से प्लस की उठा के इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाई जाए तो फिर माइनस आ जाएगा साइन, यानी +2 होगा तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाने पे -2 हो जाएगा। और अगर -2 था लेफ्ट साइड पे और उसको उठा के हम राइट साइड पे लेके जाएं तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू के जो एक साइड पे होता है उठा के दूसरी साइड पे लेके जाने पे डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड की अमाउंट हो तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे आने पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं, ये अपने माइंड में आप रखें और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपकी क्लियरेंस भी होती जाएगी। यानी प्लस एक तरफ पे है, दूसरी साइड पे जाने पे माइनस, माइनस एक साइड पे है, दूसरी साइड पे जाने पे प्लस, मल्टीप्लाई एक साइड पे है, दूसरी साइड जाने पे डिवाइड, और डिवाइड अगर एक साइड पे है दूसरी साइड जाने पे मल्टीप्लाई। और ये इसी तरह वाइस वर्सा भी है कि माइनस इस साइड पे आके प्लस, प्लस इस साइड पे आके माइनस, डिवाइड इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या देखना है कि x की चूंकि हमने वैल्यू निकालनी है, जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें अकेला करना पड़ेगा, तो तभी उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जो उसके डिवाइड में 4,20,000 ये अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं रखेंगे हम, बल्कि इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे चूंकि वो डिवाइड में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाने पर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये अमाउंट 4,20,000 की जो x के नीचे डिवाइड में थी, जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर गए हैं तो वो मल्टीप्लाई में चली गई। अब इस x का आंसर निकालने के लिए सिंपल है, 4,20,000 को मल्टीप्लाई बाय 4.5 से करें और डिवाइड कर दें 1.5 से, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर है जी x का 12,60,000। ये सॉल्व करने पे 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 एंड देन डिवाइड बाय 1.5, तो आपका 12,60,000 आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल इसी तरह का है, ताकि आपकी मजीद अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.4। 1.3 हम बाद में करेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो मैं पहले कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। A jet airplane traveled 100 miles in 9 minutes। 100 मील का सफ़र 9 मिनट्स में एक जेट एयरप्लेन जो है वो पूरा करता है। टू द नियरेस्ट माइल, माइल क्या है हमें नहीं पता। टू द नियरेस्ट माइल व्हाट वाज इट्स रेट पर आवर, एक घंटे के हिसाब से या हर घंटे के हिसाब से जो करीब मील हैं वो कितने तय कर पाएगा। तो एक तो हमने माइल जो है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा, अब इसके अंदर देखा जाए तो एक हेडिंग हमारी बन रही है माइल्स की, एक हेडिंग हमारी बन रही है मिनट्स की। तो 9 मिनट्स तो हमारे पास गिवन है। जो पर और है वो जो एक घंटा हमने कंसीडर करना है, तो उसके एक घंटे में चूंकि होते हैं 60 मिनट, तो हम इसको पर और 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि हेडिंग अगर हम मिनट्स की बनाते हैं तो उसके नीचे 60 मिनट्स हम इसको लिखेंगे। अब इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो पहली लाइन थी हमारी, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवल्ड 100 माइल्स, माइल्स के नीचे हमने 100 लिख दिया, इन 9 मिनट्स, तो मिनट्स के नीचे हमने 9 लिख दिया। फर्दर मोर कहता है टू द नियरेस्ट माइल, फर्दर हमें माइल्स का नहीं पता,
जिस चीज़ का हमें नहीं पता तो उसको हम x से डोनेट कर देंगे कि हम नहीं जानते कि कितने मील जो है उसने सफ़र तय किया। लेकिन उसने साथ ये भी गिवन किया है, व्हाट वाज इट्स रेट पर आवर, एक घंटे में या हर घंटे में ये कितने मील सफ़र करेगा। तो एक घंटे में चूंकि 60 मिनट होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और हमारी हेडिंग जो है चूंकि वो मिनट्स की है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। अब ये जो बुक है, बुक पे अगर आप देखें तो वो तो 1 आवर था, लेकिन हम अगर एक घंटा इसको करेंगे तो फिर हमें 9 जो है, अगर हेडिंग हमारी और की होती तो फिर हमें 9 मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ता और में, जो कि पॉइंट में आंसर आता, तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है माइल्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब जिस चीज़ को आपने फाइंड करना हो उसका एरो ऊपर की तरफ। अब एरोज का याद रखिएगा, जब भी जिस चीज़ को फाइंड करना हो उसका एरो ऊपर की तरफ, डायरेक्ट हो उसका एरो भी ऊपर की तरफ, और अगर कोई रिलेशन इनवर्स हो जाए तो एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। तो देखें तो अगर 100 मील जो हैं वो एयर जेट जो है वो 9 मिनट्स में कवर कर रहा था। अब अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है ट्रैवलिंग का तो हम मील ज़्यादा जो है वो सफ़र करेंगे। तो ये सोचना आसान है कि 9 मिनट में अगर 100 मील का सफ़र किया जा सकता है तो आपके पास अगर पूरा घंटा होगा तो आप बड़े आसानी से 100 से तो ज़्यादा ही मील सफ़र करेंगे। तो ये रिलेशन भी क्या हुआ, डायरेक्ट, और डायरेक्ट रिलेशन पे आप एरो ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन है डायरेक्ट की, जब आप नीचे उतारेंगे तो 60 ऊपर और 9 नीचे, दोनों रिलेशंस को बनाने के लिए जो प्रोपोर्शन है चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं तो उसकी जब अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल A/B तो उसको हम लिख देते हैं A/B। इसी तरह प्रोपोर्शन को अगर हम इक्वलिटी में लेके आए तो वो इक्वल टू का साइन बनता है। इसी तरह ये भी एरो ऊपर की तरफ था चूँकि इसको हमने फाइंड करना था, तो इसलिए x ऊपर और 100 नीचे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सिंपली x का चूँकि हमने आंसर निकालना है, जो 100 है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। x का आंसर निकालने के लिए हमें 100 को इक्वल टू की दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा, और इक्वल के रूल्स के मुताबिक अगर कोई अमाउंट डिवाइड हो रही है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाने पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आंसर निकालने के लिए x का बड़ा सिंपल है कि 60 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और डिवाइड बाय 9, तो x का आंसर हमारा आ जाएगा 666.66 एंड सो ऑन। अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है, लेकिन हम वो सारे 6 तो नहीं लिख सकते, तो पॉइंट के बाद अगर लगातार वो 666 या 555 या 333 इस तरह के नंबर्स आते जाएं तो हम उनको राउंड फिगर करते हैं, तो इसलिए जो .666 होगा उसको राउंड फिगर करने पे हमारा 7 बन जाएगा। तो x का आंसर हमारा आ गया जी 666.67। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल दोबारा इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे। आप इससे रिलेटेड जो बुक से क्वेश्चंस कर सकते हैं जो बाकी सिंपली, तो वो आपको बता दिए जाएंगे।